हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेहनत जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में समय ज़्यादा बचा नहीं है, गिना हुआ दिन है। और जो भी लिमिटेड डेज हैं इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक ना? तो चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारा पार्ट बी का चैप्टर फर्स्ट था, वो हमने पढ़ा। और आज हमारा चैप्टर सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन सेशन की शुरुआत से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे, जब कोई भी कंटेंट क्रिएटर या कोई भी टीचर लेक्चर बनाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, और आप बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग लेक्चर देखिए, समझिए, क्वेश्चन बनाइए, लेकिन साथ में एक लाइक भी तो करिए। यही लाइक आपका जो है मुझे मोटिवेट करता है और एक डबल एनर्जी के साथ आपके लिए कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करता है। ये बेटरमेंट का पहचान है, ये लाइक की बच्चे लाइक कर रहे हैं, केवल वॉच नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना? चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। ओके, तो जो बच्चे देखो, आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस पढ़ेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो, प्रीवियस क्लासेस में आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पढ़े थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पढ़े थे ना, चैप्टर 1 में, जिसमें हेड सब हेड पढ़ाए थे। तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है, वो तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनने के बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और उसके बेसिस पे लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को, बैलेंस शीट को एनालाइज करना, रिव्यू करना, लॉजिकल डिसीजन लेना, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ठीक है? तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और बच्चे, आज का जो क्लास रहेगा ये वन शॉट रहेगा, एक ही क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी चैप्टर है, इस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएगा लास्ट में हम वो भी बताएंगे कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम इंपॉर्टेंट जिसमें बताएंगे उसको ध्यान से लिख लीजिएगा, आप भी इंपॉर्टेंट, और उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और उसके बियॉन्ड नहीं आएगा, जो हम बोलेंगे वही आएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और आज के क्लास में पढ़ना है। टॉपिक क्या क्या रहेगा? पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है? फिर टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इंटरेस्टेड पार्टीज और लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। दीज आर द टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर एंड टूडेज क्लास, ठीक है? ये टॉपिक है। अगर आप टॉपिक नोट करना चाहते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग क्या है? देखो बच्चे, प्रीवियस क्लासेस में हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा, हमने मतलब आप भी, ठीक ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या पढ़े थे?
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पढ़े थे ना, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे कि जो हमने बैलेंस शीट बनाया, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ये सब कुछ सारा आइटम इसका सही है या नहीं है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कोई भी आइटम इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है तो कितना परसेंट, डिक्रीज किया है तो कितना परसेंट, मीन्स जो भी टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, उस टूल्स के माध्यम से उसको एनालाइज करेंगे। वो टूल्स क्या है? कॉमन साइज, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, कई सारे टूल्स हैं, उन टूल्स के माध्यम से उसका एनालिसिस करेंगे और इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे। उन्हीं टूल्स के माध्यम से हम चेक करेंगे कि फर्म का लिक्विडिटी कैसा है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसा है, फर्म का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसा है, मैनेजमेंट का इफिशिएंसी कैसा है, फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, इन्हीं एनालिसिस के माध्यम से पता चलेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, रिव्यू करना, जिसके बेसिस पे लॉजिकल डिसीजंस मैनेजमेंट और आउटसाइडर्स ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मीनिंग देखते हैं क्या है। Analysis of financial statement. Analysis of financial statement is a systematic process of analyzing the financial information in the financial statements, in the financial statement to understand and take the economic decisions. मतलब क्या लिखा है कि analysis of financial statement is a systematic process of analyzing क्या financial information प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसको एनालाइज करना, जिसके बेसिस पे हम उसको समझ सकेंगे और इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब हो गया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की जानकारी देता है। जैसे आप ना आगे एक चैप्टर पढ़ोगे अकाउंटिंग रेशियो, तो अकाउंटिंग रेशियो में आप 4 तरह के रेशियो मेनली पढ़ोगे, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो। वही रेशियो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल्स है, उस रेशियो में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लिक्विडिटी के बारे में जानकारी देगा, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की शॉर्ट पीरियड में फर्म अपने करंट लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल है या नहीं, फर्म के पास इतना करंट एसेट्स है कि नहीं कि जिससे वो अपने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट ऑन टाइम कर सके, तो लिक्विडिटी की जानकारी उसको कहते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ये पता चलता है किससे? सॉल्वेंसी रेशियो से। किससे पता चलता है? सॉल्वेंसी रेशियो से, कि फर्म इन फ्यूचर अपने नॉन करेंट लायबिलिटीज का पेमेंट टाइमली कर पाएगा या नहीं, ये जानकारी सॉल्वेंसी रेशियो से लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटीज के रीपेमेंट के बारे में पता चलता है। डेब्ट इक्विटी रेशियोज में एक है। ऑपरेटिंग इफिशिएंसी ये पता चलता है टर्नओवर रेशियो से, टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो भी उसका नाम, दूसरा नाम है, कि इससे पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो कितना इफिशिएंट है, वेदर मैनेजमेंट अपने स्टॉक को कितनी बार खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, मैनेजमेंट की इफिशिएंसी कितना है। ठीक ना, तो ये ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो से पता चलता है। इसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी है बच्चे, ये पता चलता है इनकम रेशियो से, इनकम रेशियो से और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। ठीक है, तो बच्चे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये हमें मेनली इन 4 तरह के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्म का लिक्विडिटी के बारे में कि फर्म अपने करंट लायबिलिटीज को टाइमली पे कर पाएगा या नहीं, फर्म के सॉल्वेंसी के बारे में कि फर्म अपने नॉन करंट लायबिलिटीज का पेमेंट टाइमली कर पाएगा कि नहीं, मैनेजमेंट के इफिशिएंसी के बारे में और फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कि फर्म के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना % है। दीज इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड
थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लियर हो गया मीनिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, जिसके बेसिस पे हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है लिक्विडिटी के बारे में, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट का इफिशिएंसी के बारे में। ठीक ना? ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। डन? ओके, नेक्स्ट है टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स क्या क्या है, ठीक ना, और टेक्निक क्या है। देखिए बच्चे, आपको यहां पे है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, दैट इज रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो टूल्स और टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, ये हमारे सिलेबस में है, जो हमें आगे के डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ना है। कि आप पढ़ोगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, जिसमें कि 2 और मोर इयर्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका कंपेयर करते हैं। 2 और मोर इयर्स का, एक ही फर्म का डिफरेंट 2 और मोर इयर्स का जो डाटा रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, उसको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में कोई भी आइटम जो है, कोई भी फिगर्स इंक्रीज किया है कि डिक्रीज, ऑब्सोल्यूट अमाउंट एज वेल एज परसेंटेज अमाउंट, कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल बढ़ा है फिगर तो कितना परसेंट, घटा है तो कितना परसेंट। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, हम लोग हॉरिजेंटल एनालिसिस करते हैं। कैसा? हॉरिजेंटल एनालिसिस। हॉरिजेंटल एनालिसिस करते हैं 2 और मोर इयर्स के फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसमें कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है और बैलेंस शीट भी आता है। उसमें 2 और मोर इयर्स के फिगर को साइड बाय साइड हॉरिजेंटली कंपेयर करते हैं, जिसमें हम लोग ऑब्सोल्यूट चेंजेस एज वेल एज परसेंटेज चेंजेस दोनों रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम लोग हॉरिजेंटल एनालिसिस में हम लोग ऑब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस दोनों रिकॉर्ड करते हैं। ठीक ना? तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग हॉरिजेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें 2 और मोर इयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑब्सोल्यूट चेंजेस मेजर करते हैं एज वेल एज परसेंटेज चेंजेस। ठीक ना? ऑब्सोल्यूट चेंजेस मतलब अमाउंट के फॉर्म में, पिछले साल फिगर 1 लाख था शेयर कैपिटल का, इस साल 1,50,000 हो गया करंट ईयर में, इसका मतलब ऑब्सोल्यूट चेंज कितना है, 50,000। फिर परसेंटेज चेंज निकालेंगे कि अच्छा पिछले साल कंपेरिजन में इस साल फिगर कितना बढ़ा, तो जितना बढ़ा 50,000 अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। ठीक है? तो 50% बढ़ा है। तो इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। कॉमन, ये आपको नेक्स्ट एक चैप्टर भी है जिसमें आगे पढ़ाएंगे डिटेल में। इसके बाद बच्चे आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट को। इसमें केवल परसेंटेज चेंज मेजर होता है। परसेंटेज चेंज नहीं, परसेंटेज के टर्म में मेजर करते हैं। ठीक ना? एक बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में किस चीज से परसेंटेज मेजर करेंगे? बैलेंस शीट के टोटलिंग से। और कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक ना? एक प्रॉपर बेस से कंपेयर करते हैं हर एक आइटम को। रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है, ये आपका अकाउंटिंग रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के रेशियो को मेजर करते हैं। कौन कौन से रेशियो रहेगा? मेनली आपका रहेगा लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम रहेगा टर्नओवर रेशियो, जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की बात करेगा, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है? ये 4 तरह के रेशियो के बारे में आप अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ेंगे। ठीक ना? एंड एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में फर्म का डिफरेंट एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस कितना हुआ है, डिफरेंट एक्टिविटीज से कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है, इसकी जानकारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलता है, ठीक ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, कौन कौन से ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा और कौन कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसके साथ ही इसमें हम लोग ये तो पढ़ेंगे, साथ में ये भी पढ़ेंगे किन ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हो रहा है और किस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है और किस ट्रांजैक्शन से कैश का नो फ्लो हो रहा है। ये मतलब कि जिससे आ रहा है वो इनफ्लो, जिसमें जा रहा है वो आउटफ्लो, जिस ट्रांजैक्शन में कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको नो फ्लो। तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट आगे के जो चैप्टर्स हैं इस बुक में पार्ट बी में, उस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल्स है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियो, कैश फ्लो, दीज आर द डिफरेंट चैप्टर्स विच वी हैव टू लर्न फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। इसके साथ ही बच्चे और भी कुछ टूल्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और भी कुछ टूल्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लो, जैसे एक सेकेंड, जैसे आपको ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जो पॉइंट है बच्चे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। हमें अभी राइट नाउ हमारे सिलेबस में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो, बट इसके बारे में आप जान सकते हो मीनिंग कि फंड फ्लो में हम लोग वर्किंग कैपिटल का चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेंड एनालिसिस में मल्टीपल ईयर्स के फिगर का कंपेयर करते हैं और उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट में नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होता है, जहां पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है, जहां पे हमें प्रॉफिट नहीं होता उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट है बच्चे टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मेथड्स क्या क्या है, टाइप्स क्या क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मेथड्स में है आपको एक्सटर्नल एनालिसिस और एक है इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस उनके द्वारा किया जाता है जो बिजनेस के आउटसाइडर हैं, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, दीज आर द एक्सटर्नल्स। तो जो ऐसे पर्सन जो आउटसाइडर्स है उनके द्वारा जब हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाएगा उसे कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। और जो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेटेड है, इन्वॉल्व्ड है, उनके द्वारा एनालिसिस किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस। हॉरिजेंटल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजेंटल एनालिसिस अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, किसको बोलते हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजेंटल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक ना। और वर्टिकल एनालिसिस किसको बोलते हैं, कॉमन साइज को। कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस किसके द्वारा किया जाता है, आउटसाइडर्स के द्वारा। जो इंटरनल एनालिसिस किसके द्वारा किया जाएगा, मैनेजमेंट एंड ओनर के द्वारा। मैनेजमेंट एंड ओनर के द्वारा इंटरनल एनालिसिस किया जाएगा, ठीक ना, जिनके पास बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में कंट्रोल होता है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन में सेम फर्म में कंपेयर होता है, सेम फर्म का, और इंटर फर्म में डिफरेंट फर्म का, दो अलग अलग फर्म का कंपेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक ना। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बताएंगे आपको। डन, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए वन बाय वन उसके बारे में हम बताते हैं आपको। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है, एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव
who do not have access to the detailed record of an enterprises, ऐसे पर्सन जिनके पास बिजनेस इंटरप्राइजेस का डिटेल रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक ना, वो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, who do not have access to the detailed records of the enterprises, therefore have to depend upon the published account, इनको published account पे डिपेंड होना पड़ता है, जो कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करती है उन पे इनको डिपेंड होना पड़ता है, इनके पास इंटरनल रिकॉर्ड्स नहीं होता है. Published accounts of a statement of profit and loss and balance sheet. Directors and auditors report such type of analysis is made by. अब ऐसे एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? इन्वेस्टर्स करेगा, मनी लेंडर्स करेगा, क्रेडिटर करेगा, गवर्नमेंट एजेंसी करेगा, रिसर्चर करेंगे. ये ऐसे पर्सन हैं, इन्वेस्टर्स, लेंडर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, रिसर्चर, दीज आर आउटसाइडर्स. और इनके पास कंपनी के जो सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल रिकॉर्ड्स इनके पास नहीं होते हैं, ठीक ना. तो इनको हम ये जो एनालिसिस करेंगे उस तरह के एनालिसिस को एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं. ओके, सॉरी, यहां पे नेक्स्ट है इंटरनल एनालिसिस. नेक्स्ट है यहां पे इंटरनल एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस, ठीक ना. तो इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? Internal analysis is conducted by the management to know the financial position and operational efficiency of the organization. The important feature of such analysis is that the management has access to all information of the enterprises. Therefore, the analysis is more detailed, extensive and accurate. मतलब कि जो इंटरनल एनालिसिस होते हैं वो किसके द्वारा किया जाएगा? जो मैनेजमेंट है, ओनर है, उसके द्वारा. कि मैनेजमेंट जानना चाहता है कि हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितना है. जैसे भाई जो मैनेज कर रहा है वो भी तो एनालिसिस करेगा कि हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितना है, हम कितने इफिशिएंट हैं, कितनी जल्दी हम अपना स्टॉक क्लियर कर ले रहे हैं, कितने जल्दी हम उधार दे रहे हैं तो पैसा कलेक्ट कर ले रहे हैं. जो एक्टिविटी रेशियो में आपको पढ़ना होगा, ठीक ना. तो दीज आर द इंटरनल एनालिसिस. ये इंटरनल एनालिसिस कौन करेगा? ओनर एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट करेगा मेनली. क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए. ओके, डन. नेक्स्ट है हॉरिजेंटल एंड डायनेमिक एनालिसिस. याद रखना, हॉरिजेंटल एंड डायनेमिक. और हॉरिजेंटल किसके लिए हम बोले थे? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के लिए. यहां पे दूसरा वर्ड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट भी याद रखना. कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कई बार पूछ देता है कि डायनेमिक एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका दूसरा नाम हॉरिजेंटल या कॉम्परेटिव स्टेटमेंट होता है. देखिए, दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू and analyze the financial statement for a numbers of year. Financial statement for a numbers of years. This is also time series analysis. इसको हम लोग numbers of years and is also called time series analysis. It shows comparison of financial statements फॉर सेवरल ईयर. इसमें क्या होता है? हम लोग कई ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट द चूजन बेस ईयर. जैसे इसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेयर करते हैं एक बेस ईयर से. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग बेस ईयर से कंपेयर करते हैं. इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस. इसको हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है. कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स और कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ हॉरिजेंटल एनालिसिस. कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका एग्जांपल. यहां पे ये भी याद रखिएगा, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक ना. ट्रेंड एनालिसिस भी पूछ देगा किसको कहते हैं, तो हॉरिजेंटल एनालिसिस को डायनेमिक या कॉम्परेटिव या ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं, ठीक ना. नेक्स्ट है वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस. याद रखना, वर्टिकल को हम लोग स्टैटिक भी कहते हैं और वर्टिकल का दूसरा नाम क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल को, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल भी कहते हैं. दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली. इसमें हम लोग एक ही साल के डाटा का कंपेयर करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल. इट इज क्रॉस सेक्शनल रेशियो एनालिसिस. इसमें हम लोग क्रॉस सेक्शनल
रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं इसको, ठीक ना। एनालिसिस ऑफ, it is cross sectional ratio analysis of financial statements relating to particular accounting year is an example of this type of analysis. Such analysis is useful for comparing the performance of several companies, over the same type or divisions or departments in one enterprises. ध्यान दीजिएगा, दो है, एक है हॉरिजेंटल एनालिसिस और एक है वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजेंटल एनालिसिस मेनली कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को हम लोग हॉरिजेंटल एनालिसिस कहते हैं, उसे हम डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं और ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस को हम लोग स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं या कॉमन साइज भी कहते हैं या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। हॉरिजेंटल में क्या होता है, एक ही फर्म के डिफरेंट ईयर्स के डाटा का हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, डिफरेंट फर्म का सेम ईयर्स का डाटा कंपेयर करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट है इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन में क्या होता है, विद इन सेम फर्म कंपैरिजन, विद इन सेम फर्म। अभी आप देखे थे हॉरिजेंटल में हम बोले थे विद इन सेम फर्म, एक ही फर्म का, और वर्टिकल में बोले थे डिफरेंट फर्म का। तो इंट्रा फर्म मतलब हो गया अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन इंटरप्राइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि एक ही फर्म का डिफरेंट ईयर्स का जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हो गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इट इज नोन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का एग्जांपल हो गया कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, लेट अस एनालाइज द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर 5 years एंड ईयर एंडेड 31 मार्च। देखो नेट प्रॉफिट एक्स लिमिटेड का एक ही फर्म का 5 साल का दिया है, 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का। आप देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है, 19 में 15% है, 20 में 14% है, 21 में 13% है, 22 में 12% है, 23 में 10% है। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या एनालाइज कर रहे हो? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या एनालाइज कर रहे हो कि जो फर्म का प्रॉफिट है वो डिफरेंट ईयर्स में लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फर्म का प्रॉफिट डिफरेंट ईयर्स में लगातार कम हो रहा है। तो इस तरह के एनालिसिस को इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। इंटर फर्म में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ईयर का अलग अलग फर्म का डाटा दिया रहेगा, जिससे कि हम उसे कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक ना। एक ही ईयर का डिफरेंट फर्म का। तो इंटर फर्म में को हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कहते हैं। कि इट compresses the financial variables of 2 or more enterprises or firm to determine their competitive position। फर्म अपना कॉम्पिटिटिव पोजीशन चेक करता है when single set of statements of 2 firm is compared, this is known as cross sectional analysis। इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। एग्जाम्पल है, लेट अस कंपेयर द नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड विद द दैट ऑफ वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 14% और एक्स लिमिटेड को आया है 10%, तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से काफी कम आया है। वाई को आया है 11, ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से 3% कम है, और ये 12% कम है। तो यहाँ पे तीनों ही फर्म इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कम है, बट जेड जो है, जेड एक्स और वाई से बेटर है ना। वाई एक्स से बेटर है बट जेड से कम है, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से तीनों कम है। तो यहाँ पे आपने अभी क्या क्या सीखा, आपने सीखा एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल। एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है, आउटसाइडर, इंटरनल मैनेजमेंट। उसके बाद आपने सीखा हॉरिजेंटल को हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बोले और वर्टिकल को कॉमन साइज बोले, ठीक ना। और वर्टिकल का दूसरा नाम है क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजेंटल का दूसरा नाम है टाइम सीरीज या डायनेमिक, और वर्टिकल को स्टैटिक, ठीक है। ये सब नाम अलग अलग जो भी लिखे हैं याद रखना, ठीक ना। और मेनली हॉरिजेंटल को ही इंट्रा फर्म कहते हैं और वर्टिकल को इंटर फर्म। इंट्रा मतलब विद इन सेम और इंटर मतलब डिफरेंट फर्म, ठीक ना, ये याद रखना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। डन,
ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हम बनाते हैं तो उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। बहुत इजी पॉइंट है। टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फर्म का अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए कि फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। क्योंकि हमारा अर्निंग कैपेसिटी जो है, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट रेशियो आप पढ़ोगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो उससे पता चलता है हमारी अर्निंग कैपेसिटी कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए। टू मेजर द सॉल्वेंसी जानने के लिए कि फर्म सॉल्वेंट है या नहीं, फर्म अपने लाइबिलिटीज को टाइमली पेमेंट कर पाएगा या नहीं। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये भी अकाउंटिंग रेशियो में आप पढ़ोगे, तो उन्हीं का टूल्स है। टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जानने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बनाते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमारा क्या है, क्या जो हमारा इंटरनल सोर्स है फंड रेज करने का, उससे हम अपने असेट्स परचेज कर सकते हैं या नहीं, या हमारा जो एक्सटर्नल सोर्स है उससे हम फंड रेज कर सकते हैं, तो कितना रेज कर सकते हैं, इसके लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। टू मेक द कॉम्परेटिव स्टडी विद द अदर फर्म, अभी आपने देखा था कि हम अदर फर्म के साथ क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, इसके लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कि फर्म के पास इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी कितना है, कि जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट का कितना टाइम्स है। अगर मान लो हमें इंटरेस्ट देना है 10,000 और मुझे प्रॉफिट हुआ 50,000, तो मतलब 5 टाइम्स ऐसा इंटरेस्ट हम पे कर सकते हैं। हमारे पास डिविडेंड पे करने की कैपेसिटी कितना है, कितना हमारे पास कैश है, ठीक है। क्या हम डिविडेंड प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा दे सकते हैं या नहीं, ये सारे एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलता है। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ बिजनेस का ट्रेंड कैसा है, लगातार हमारा बिजनेस बढ़ रहा है प्रीवियस कंपैरिजन में या घट रहा है। टू जज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट का एफिशिएंसी क्या है, ये भी आप रेशियो में पढ़ोगे, एक्टिविटी रेशियो, तो मैनेजमेंट का एफिशिएंसी पता चलेगा। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट को और भी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू मिलता है। तो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, प्लीज नोट इट। नोट कर लीजिए, डन, ओके। थ्योरी पॉइंट है, एक बार किताब में आप एक बार रीडिंग लगा लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक ना। 2 पन्ना का चैप्टर है। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूजेज क्या क्या हैं, तो फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हमें ये क्या करता है, हेल्प करता है कि हमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करें, करेंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हम कैश को देख के इन्वेस्ट करते हैं, ठीक ना। फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि वेदर हम क्रेडिट पे और दे कस्टमर को कि ना दें। अगर हमारा पहले से ही बहुत पैसा कस्टमर के यहाँ बाकी है, फंड कलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम क्रेडिट नहीं देंगे, और मनी कलेक्ट हो जाता है तो क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक ना। तो क्रेडिट डिसीजन में हमें हेल्प करता है। फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन लेने में भी मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि मैनेजमेंट कितना डिविडेंड दे, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा दे कि कम दे, प्रॉफिट को देखते हुए डिविडेंड प्रोवाइड करेगा एंड कैश को देखते हुए। फॉर एस्टिमेटिंग द ट्रेंड ऑफ बिजनेस के ट्रेंड को, और फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। दीज आर द यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, डन, ओके। एंड इसके बाद हमारा एक टॉपिक है पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसको ये भी टॉपिक लिखा हो सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फॉर डिफरेंट यूजर्स, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पार्टीज कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कौन कौन से पार्टीज होते हैं, तो एक होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का अपना एम होता है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू जानना चाहता है कि हमारा ऑपरेशनल इफिशिएंसी कितना है। एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन जानना चाहता है, शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स और इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स, रिसर्चर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक सेबी,
कस्टमर्स एंड अदर पार्टीज, ये जितने भी पार्टीज है दीज आर द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, सबका अपना अपना एम है। जैसे मान लो मैनेजमेंट का एम है कि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी जाने फर्म का, एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन ये देखता है कि फर्म अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो दे कैन आस्क टू इंक्रीज देयर वेजेज और सैलरी। शेयर होल्डर्स ओनर होता है, वो इन्वेस्ट किया है पैसा तो वो जानना चाहता है कि हम जो इन्वेस्ट किए उसका प्रॉफिट कितना है, हमारा अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी का अध्ययन करना चाहता है क्योंकि वो तभी पैसा इन्वेस्ट करेगा। सप्लायर और क्रेडिटर फर्म के सॉल्वेंसी को जज करता है कि फर्म सॉल्वेंट है कि नहीं, फर्म हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का एज वेल एज इंटरेस्ट टाइमली रीपे कर पाएगा या नहीं। बैंकर्स और मनी लेंडर्स भी फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज सॉल्वेंसी को जज करता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं अर्निंग पर शेयर जानने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। कस्टमर ये जानना चाहता है कि फर्म लॉन्ग रन में कंटिन्यू रन करेगा या नहीं, क्योंकि कस्टमर का भी तो एक इंटरेस्ट होता है। और अदर ऐसे ही डिफरेंट पार्टीज है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति। तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए हाउ मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आपको लिखना होगा वन लाइन का, मान लो बोल देगा कि सप्लायर्स या क्रेडिटर्स कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से इंटरेस्ट रखता है, तो एक लाइन का लिखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीछे भी एक टॉपिक पढ़ाए थे, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशंस क्या है। और ये टॉपिक भी बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछ देता है, चाहे एमसीक्यू में पूछ दे कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशन है या नहीं है, या राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिमिटेशन देखते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होता है, जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं हम उसका एनालिसिस करते हैं, पास्ट चीज़ों का। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है, फ्यूचर में होने वाले का रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, होने वाले के बारे में नहीं सोच रहे, जो ट्रांजेक्शन हो चुका है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो बिकॉज वी एनालाइज द पास्ट ट्रांजेक्शन सो इट इज हिस्टोरिकल एंड नेचर। और हिस्टोरिकल नेचर मतलब कि पुराने चीज़ों को, पास्ट चीज़ों का एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पे लैक ऑफ फ्यूचर फॉरकास्टिंग, लैक ऑफ फ्यूचर फॉरकास्टिंग, फ्यूचर फॉरकास्टिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है ना प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, क्योंकि प्राइस लेवल चेंजेस जो होता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर कर देता है। जो प्राइस चेंजेस हुआ है बस उसी को रिकॉर्ड को देखते हुए और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। हो सकता है प्राइस बढ़ने के कारण से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा हो, प्राइस बढ़ने के कारण हमारा कॉस्ट बढ़ रहा हो, जो डिफरेंट मटेरियल का कॉस्ट है, तो प्राइस लेवल चेंजेस को ये इग्नोर करता है, जो कि इसका एक लिमिटेशन है। इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मैनेजमेंट के क्वालिटी को इग्नोर कर देता है, बिहेवियर को इग्नोर कर देता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। सफर फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बच्चे आपने अभी पहले चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी लिमिटेशंस पर है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन है तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भी वो लिमिटेशन होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी सफर करता है, क्योंकि उसी पे बेस्ड बनाते हैं ये। नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, पर्सनल बायसनेस से फ्री नहीं होता है, क्योंकि आप देखो जो मैनेजमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करता है, जजमेंट लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट फर्म अलग अलग क्या करता है, मेथड फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो जो अकाउंटेंट है वो अपने अकॉर्डिंग सोच लेता है कि मैं स्ट्रेट लाइन फॉलो करूं कि रिटन डाउन फॉलो करूं, डेप्रिसिएशन के मेथड। तो नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस।
वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अलग अलग फर्म अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है। एंड विंडो ड्रेसिंग, कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट करके बढ़ा चढ़ा के दिखाना। जैसे विंडो ड्रेसिंग, विंडो के ऊपर कर्टन लगा होता है, कर्टन का क्या काम है, रूम को एकदम बढ़िया कर देना, है ना। कोई एंटर करेगा यार क्या रूम है, लेकिन आखिर विंडो जो लगा के ऊपर जो ड्रेसिंग हुआ है उसके पीछे क्यों उसके आगे ड्रेसिंग हुआ है विंडो के आगे, क्योंकि पीछे कुछ गंदगी था उसी को छुपाने के लिए हुआ है। तो वही चीज है विंडो ड्रेसिंग, कि चीजों को ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाओ कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो यार क्या बैलेंस शीट है, कितना अच्छा डाटा है। तो अच्छा डाटा को करने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई हमारा कैश जानना चाहे तो हम क्या करेंगे, लोन ले लेंगे, इधर कैश बढ़ा देंगे, या एसेट्स बेच दिए कैश बढ़ा दिए, समझ में आया ना। तो चीजों को मैनिपुलेट करके बढ़िया बनाया जाता है, इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। 31 मार्च आने वाला है, बुक्स ऑफ बैलेंस शीट बनेगा, इससे पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को सब कुछ सही सही आइडियल रेशियो तक पहुंचा लो। और कैसे पहुंचाते हैं अकाउंटिंग रेशियो जब आपको सिखाएंगे ना तो बताएंगे देखो कैसे विंडो ड्रेसिंग होता है। स्टैंडर्ड और आइडियल रेशियो तक पहुंचा लेता है अकाउंटेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट करके, ठीक है ना। तो नॉट फ्री, मतलब इट इज सफर्ड फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चे। इस तरह से आपका ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, आपको बता दिया। अब एक बार अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं तो फटाफट देख लो पूरे चैप्टर एक बार। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका टॉपिक रहा, ये सब टॉपिक है इस चैप्टर में। इन टॉपिक्स में मीनिंग रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट टूल्स और टेक्निक है, इसमें कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो और ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद टाइप्स एंड मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंटरफर्म, इंट्राफर्म। एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में नोट कर लीजिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बारे में नोट कर लीजिए, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म के बारे में नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स नोट करिए, यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नोट करिए, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नोट करिए, एंड द लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके बाद ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको ऑनलाइन तो समझ में आ रहा है, और आप चाहते हो ऑफलाइन पढ़ना, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन पढ़ने के लिए जो हमारा गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में चलता है लंका पे, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ में CUET में हम लोग BCom और MCom एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं। आपको गुडविल से SRCC तक पहुंचाएंगे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप नॉच कॉलेज है ना। BHU मेन कैंपस तक आपको पहुंचाएंगे, हजारों बच्चे हमसे पढ़ के BHU और DU में पहुंचे हैं। तो आप भी अगर BHU और DU में पढ़ने का सपना रखते हैं तो इसके लिए गुडविल एडुकेयर को ज्वाइन करें। साथ में हम लोग BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं सेमेस्टर का। इसके साथ ही बच्चे CA और CS का क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चे को इनरोल करना है इन कोर्सेज में, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधा गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आपको आ जाएगा। वाराणसी में रविदास गेट के पास लंका थाना के जस्ट बगल में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। इसके साथ ही बच्चे अगर आप किसी भी नए कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर न्यू बैच में, तो न्यू बैच अभी हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चे को न्यू बैच में ज्वाइन करना है वो नए बैच में ज्वाइन करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा न्यू बैच अवेलेबल है 11th एंड 12th कॉमर्स का, साथ ही CUET BCom का, MCom का, BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का, CA का, CS का न्यू बैचेज अवेलेबल है। जिनको भी ज्वाइन करना है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि पूरे कॉमर्स में सिस्टमैटिक कंटेंट्स गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहां से पढ़ें, फ्री लेक्चर अवेलेबल है वहां पे। और हाँ, पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करें, वहां पे पेड कोर्सेज में लेक्चर अवेलेबल है।
ठीक ना। और फ्री नोट्स भी अवेलेबल है वहां पे, ठीक है बच्चे। अब आप इस चैप्टर का एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, आपके पास बुक होगा, जो भी बुक है आपके पास, चाहे डीके गोयल का है, टीएस अग्रवाल का है, चाहे एनसीईआरटी है, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, आप एक बार चैप्टर को गो थ्रू हो जाइए, एक बार रीडिंग लगा लीजिए। 2 से 3 पेज का चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आज के आज ही रीडिंग लगा लीजिए और उसके बाद मन करे तो एक बार दोबारा लेक्चर देख लीजिएगा, फिर एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपने 1 घंटा मेहनत किया और 1 घंटा में 1 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बता दिया हूं। लिमिटेशंस को अच्छे से देख लीजिएगा, लिमिटेशंस को अच्छे से देख लीजिएगा। लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्टीज इंटरेस्टेड से पूछ देता है, समझ गए बात ना। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। लाइक करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।